हेलो वर्ल्ड डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम जो है अगेन एसएमसीई इलेक्ट्रिकल का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं और इसके हम 3 पार्ट कर चुके हैं प्रीवियसली। फोर्थ पार्ट आज हम देखने वाले। 3 पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 को हमने कवर किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक कंप्लीट कर देंगे बिकॉज टेक्निकल क्वेश्चन कम रहेंगे, नॉन टेक्निकल और पंप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उनको हम देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास द मैक्सिमम the maximum suction head of a centrifugal pump is limited due to cavitation risk, motor slip, excessive velocity head, frictional losses in a delivery pipe. एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है हमारे पास, जब हम सक्शन हेड को बढ़ाते हैं तो इनलेट जो होता है वहां पे प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। सक्शन हेड को जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे ना वैसे वैसे इनलेट साइड पे हमारे पास प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से बबल फॉर्मेशन होता है। बबल फॉर्मेशन हो सकता है या फिर हमारे पास एक तरीके से ऐसा बोल सकते हो डैमेज की कंडीशन आ सकती है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कैविटेशन रिस्क बोलते हैं। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। एन इलेक्ट्रिकल केबल कंसिस्ट ऑफ, एक कोई भी इलेक्ट्रिकल केबल है उसमें हमारे पास क्या रहता है, सबसे पहले अंदर की तरफ देखोगे तो कोर रहता है, ठीक है, जिसमें कॉपर की हमारे पास जो है कोर रहती है। फिर उसके ऊपर इंसुलेशन रहता है। इस तरीके से हमारे पास इंसुलेशन देखने को मिलेगा इसके ऊपर, ठीक है। कोर के बाद इंसुलेशन, फिर मेटल की इसके ऊपर लेयर रहती है, इसके ऊपर एक मेटल की लेयर रहती है ना। उसके बाद आर्मरिंग रहता है हमारे पास, सर्विंग रहता है ना। इस तरीके से इसके पार्ट रहते हैं। तो इस पार्ट को हम किस तरीके से बोल सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है या फिर याद रखने का तरीका है सिम्बास, है ना। सिम्बास का मतलब कोर, इंसुलेशन, मेटेलिक शीथ, बेडिंग, आर्मरिंग एंड सर्विंग। ये हमारे पास वेरियस पोर्शंस होते हैं किसी भी केबल। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, शीथ होता है, ठीक है, मेटेलिक शीथ होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेशन होता है। ऑक्सिलरी एलिमेंट्स में क्या, आर्मरिंग आ गया, बेडिंग आ गया, हमारे पास सर्विंग आ गया। तो ये भी एलिमेंट होते हैं। इन सभी को मिला के हमारे पास केबल की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। सो ऑल ऑफ द अबव, डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी आप डायग्राम में अच्छे से देख सकते हो। सबसे पहले हमारे पास जो है कंडक्टर रहता है, कंडक्टर, उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर पेपर इंसुलेशन, फिर लेड शीट या मेटेलिक शीट, फिर बेडिंग रहता है, फिर आर्मरिंग एंड सर्विंग। आप कमेंट करके बताइएगा कि इन सब का क्या क्या रोल रहता है। व्हाट आर द रोल ऑफ ईच पार्ट ऑफ द केबल। कोर का क्या काम है, इंसुलेशन का क्या काम है, मेटेलिक शीट का क्या काम है, कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। द लो टेंशन, ये ध्यान रखिएगा, इसमें हमारे पास एसएमसी में जो पेपर सॉल्यूशन करा रहे हैं उसका मतलब ये है कि वी हैव टू कैच द एरिया वेयर एग्जामिनर क्रिएट द क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, जब हम पेपर सॉल्यूशन करते हैं तब हमें आइडिया लग जाता है कि एग्जामिनर की अप्रोच क्या है और उसी तरीके से हम फिर टेस्ट सीरीज वगैरह डिजाइन करते हैं। तो हमारे पास ये जरूरी हो जाता है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर थॉट प्रोसेस। उसको समझने के बाद आप जो है यहाँ पर कई ऐसे क्वेश्चन, जब हम इनके आंसर क्रिएट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन इस जगह से उठाया गया है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, वो थोड़ी सी हमारे पास रिवील नहीं करते हैं, इस तरह से ओपनली नहीं बताते कहाँ से उठाया जाता है। तो हमारे पास ये ज़रूरी है कि हमें क्वेश्चन को समझना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, थॉट प्रोसेस को समझना है एग्जामिनर को। और आपको जो है टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में रिफ्लेक्ट करें, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, साथ ही साथ कोर्स को अच्छे से करते जाइए, मेहनत करते जाइए। और एसएमसी की अभी लाइव भी क्लासेस अपन लेंगे, जो हमारे पास प्रोसेस कंट्रोल वाला पार्ट है, जो हमारे पास एक अलग और नया टॉपिक है, उसको भी हम कवर करेंगे 3-4 दिन। तो क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास यहाँ पर। द लो टेंशन पावर केबल ट्रांसमिट ट्रांसमिट वोल्टेज अप टू द 100 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 200 वोल्ट एंड 500 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर आपको देखोगे तो इसके लिए एक टेबल मालूम होनी चाहिए। दिस टेबल मस्ट बी रिमेम्बर, जिसके अकॉर्डिंग केबल को वोल्टेज लेवल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है। केबल को वोल्टेज लेवल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करने के लिए 5 पार्ट होते हैं। लो टेंशन केबल, हाई टेंशन केबल, सुपर टेंशन केबल, ईएसटी केबल, एक्स्ट्रा हाई टेंशन और एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल। 5 पार्ट है। लो टेंशन मतलब 1000 वोल्ट तक, 0 to 1 किलो ओम तक। हाई टेंशन मतलब 1 to 11 केवी तक,
सुपर टेंशन मतलब 11 से 33 केवी तक, एक्स्ट्रा हाई टेंशन मतलब 33 से 66 केवी तक, और 66 केवी से अबव के लिए एक्स्ट्रा सुपर टेंशन केबल। जनरली 66 केवी से अबव के लिए केबल कम यूज करते हैं, इससे हाई वोल्टेज पे हम नहीं करते यूज। ठीक है, अब हमारे पास जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया, लो टेंशन केबल। लो टेंशन केबल 0 टू 1 किलो वोल्ट या 1000 वोल्ट तक हम प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। इसी टेबल के बेस पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन पावर केबल जो है वो कितना वोल्टेज ट्रांसमिट करती है। तो 33 से 66 केवी तक हमने देखा एक्स्ट्रा हाई टेंशन सुपर, एक्स्ट्रा हाई टेंशन पावर केबल। अगर सुपर वर्ड ऐड कर दोगे तो 66 केवी से भी इसमें आगे आप जो है वोल्टेज लेवल को ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन डेकोरेटिव लाइटिंग सेवरल lights in series are controlled by DP switch, bell switch, drum switch, SP switch। SP सिंगल पोल स्विच, डबल पोल स्विच, बेल स्विच जो आपने देखा होगा बेल बजाने के लिए। एक ड्रम स्विच क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, इट विल बी द राइट आंसर। ड्रम स्विच अगर एक्चुअली क्या होता है, जब आपने देखा होगा डेकोरेशन में क्या होता है, लाइट्स कैसे होती है, ये पहली लाइट है, ये दूसरी लाइट है मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से ये लाइट्स, तो पहले एक ग्लो होती है, फिर दूसरी होती है, फिर तीसरी होती है, फोर्थ फिफ्थ होती है, ऐसे चलता जाता है ना। तो रियलिटी में इनके साथ जब कांटेक्ट क्रिएट होता है तो लाइट ग्लो होती है ना। तो एक्चुअली कांटेक्ट क्रिएट करने के लिए एक ड्रम स्विच होता है। ड्रम स्विच क्या करता है, घूमता जाता है, और या तो हाथ से घुमाओ ड्रम स्विच को, तो फिर वन बाय वन बल्ब से जो है वो कांटेक्ट करेगा और जो है वो बल्ब ग्लो होगा। एक तो ऐसा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा क्या है कि इस रियलिटी में क्या होता है, जो डेकोरेटिव लाइट होती है उसमें ये ड्रम स्विच को जो है इस तरह से बेल्ट से कनेक्ट कर देते हैं, और एक डीसी मोटर होती है, उस डीसी मोटर को घुमाते हैं, और जब बेल्ट से जुड़ा हुआ रहता है तो ये ड्रम स्विच जो है घूमता है, और इसकी वजह से जो है डेकोरेटिव लाइट जो है एक बाई एक, वन बाई वन जो है ऑन होती है। तो हमारे पास यहाँ पर सी विल बी द राइट आंसर, ड्रम स्विच। ऐसा इस टाइप का स्विच होता है ना। और इससे भी ये तो थोड़ा डायग्राम में अलग शो किया गया है, ऐसा लंबा सा पतला सा रहता है जिसको आप डीसी मोटर की मदद से घुमा सकते हैं। ठीक है, हाईवे लाइटिंग कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां पे लाइटिंग वहां इंपॉर्टेंट है जहाँ ट्रैफिक हो, जहाँ पे एक्सीडेंट की रिस्क जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाए, तो सिटीज में रहता है। टाउन्स और विलेज में हमारे पास एक्सीडेंट की रिस्क कम होती, सिटीज में देख लो या फिर ब्रिजेस भी देख लो। तो हाईवे में जनरली आपको देखते ब्रिज बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, एक एकदम से सडन स्लोप चेंज होता है, तो स्लोप चेंज होता है वहां पर रिस्क जो है एक्सीडेंट की बढ़ जाती है, तो वहां पर प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। D will be the right answer. Highway lighting is more important at bridges. Next question देखो, रोटामीटर। कुछ मीटर्स के बारे में भी यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया कि कौन सा मीटर किस, इतना टफ लेवल नहीं है इस पेपर का। इसमें अगर हम देखें 100 में से 80% क्वेश्चन थियोरटिकल है और डायरेक्ट क्वेश्चन, 20% क्वेश्चन में से हमारे पास 10% क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो है वो ठीक ठाक है, और 10 क्वेश्चन जो है आपको अच्छा स्कोर या किसी ने कंसेप्चुअल स्टडी की हो वो कर सकता है। ठीक है, तो ये रोटामीटर इज यूज टू मीट मेजर, है ना, टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हम क्या यूज करते हैं, आरटीडी यूज करते हैं, थर्मोमीटर यूज करते हैं, है ना, थर्मोकपल डिवाइस यूज करते हैं। फ्लो रेट के लिए हमारे पास जो है रोटामीटर का यूज किया जाता है। फ्लो रेट के लिए हमारे पास जो है रोटामीटर का यूज किया जाता है। एक्चुअली अभी हम जो है ये किसका पार्ट है, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम का पार्ट। अब हम जो इसकी लाइव क्लासेस भी कोर्स में स्टार्ट करेंगे ना, तो वहां पर हमें पता है कि प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या है, थोड़ा सा बेसिक्स बताते हैं, है ना, बेसिक आइडिया लग जाए। प्रोसेस कंट्रोल का मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहां पे प्रोसेस होती है। किस टाइप की प्रोसेस, ऐसी फैक्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज, जैसे मान लीजिए कुछ भी हो हमारे पास फैक्ट्री हो, तो वहां पर मेजर क्या होता है, हीट हमें प्रोड्यूस करनी पड़ती है, कोई लिक्विड या गैस का फ्लो होता है, उसका प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है, उसका लेवल मेंटेन करना पड़ता है। तो देयर आर फोर प्रोसेस पैरामीटर, फोर प्राइमरी प्रोसेस पैरामीटर, जिसमें लेवल, प्रेशर, फ्लो रेट, टेम्परेचर, ये सब रहते हैं। ये चार प्रोसेस पैरामीटर होते हैं, इनको हैंडल करना होता है किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। टेम्परेचर को कंट्रोल करना होता है, फ्लो रेट को कंट्रोल करना होता है, प्रेशर को कंट्रोल करना होता है, और लेवल को कंट्रोल करना होता है, चार को कंट्रोल। इन चारों चीजों को मेजर करने के लिए कुछ मीटर, सर्टेन मीटर्स यूज किए जाते हैं। तो फ्लो रेट के लिए हमारे पास जो है रोटामीटर का यूज, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, द मैनोमीटर इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट।
ठीक है, मैनोमीटर इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ या ऑन द प्रिंसिपल, ठीक है, थर्मल एक्सपांशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लिक्विड कॉलम बैलेंस, साउंड रेजोनेंस। मैनोमीटर होता है क्या हमारे पास? मैनोमीटर रियलिटी में अगर आप देखोगे अ, हमारे पास प्रेशर को मेजर करने के काम आता है। लाइक जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो लेवल इंक्रीज करेगा। कोई भी मान लीजिए ट्यूब है तो उसमें प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका लेवल इंक्रीज करेगा, है ना? ठीक है, और अगर प्रेशर घटाओगे तो लेवल डिक्रीज करेगा। तो हम जो है लेवल, लिक्विड के लेवल के हिसाब से प्रेशर मेजर कर लेते हैं ना, प्रेशर के बैलेंस को मेजर कर लेते हैं कि प्रेशर बढ़ा है तो सॉरी, लेवल बढ़ा है इसका मतलब प्रेशर बढ़ा होगा, लेवल घटा है इसका मतलब प्रेशर घटा होगा। तो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, एक लिक्विड का कॉलम होता है या लिक्विड की ट्यूब होती है, उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो है लिक्विड का लेवल कितना बढ़ रहा है, उसके हिसाब से हम मेजर कर लेते हैं कि प्रेशर का लेवल क्या है। मैनोमीटर मेजर्स द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, है ना? तो यहाँ पर हमारे पास लिक्विड का कॉलम जो रहता है उसके बैलेंस कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द गेज प्रेशर इज मेजर्ड रिलेटिव टू, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट वैक्यूम, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं, रिलेटिव प्रेशर। ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब क्या है? बाहर एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर, उसके हिसाब से। तो हम देखते हैं कि हम अगर कोई प्रेशर बढ़ाए तो एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज़्यादा है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और अगर हम प्रेशर घटाएं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, सो ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स? कुछ क्वेश्चन जो है मेजरमेंट से रिलेटेड लिए गए, मेजरमेंट में भी इंस्ट्रूमेंट्स वाले जो क्वेश्चन जो बेसिक फर्स्ट क्लास होती है, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, सॉरी एब्सोल्यूट, सेकंड इंस्ट्रूमेंट्स, एनालॉग, डिजिटल, इनके बारे में क्वेश्चन पूछे गए। रियलिटी में अगर हम देखें तो हम जो है क्लासिफाई करें मीटर्स, तो हमारे पास एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है सेकंड। ठीक है, सेकेंडरी में फिर हम देखते हैं एनालॉग, डिजिटल। फिर एनालॉग में भी हमारे पास देखते हैं डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन वाले, डिफ्लेक्टिंग वाले होते हैं, नल डिफ्लेक्शन वाले होते हैं। और डिफ्लेक्टिंग में भी तीन टाइप के होते हैं, इंडिकेटिंग, जो इंडिकेट करते हैं डायरेक्ट वैल्यू, ठीक है, इंटीग्रेटिंग, जो इंटीग्रेट करते हैं मतलब वैल्यूज को इकट्ठा करते जाते हैं और पूरे टाइम में, जैसे एक महीना हो गया या 2 महीने हो गए, फिर रीडिंग शो करते हैं। और रिकॉर्डिंग जो हमारे पास टाइम पीरियड, डेली टाइम पीरियड के हिसाब से रिकॉर्ड। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? वोल्ट मीटर हो गया, अमीटर हो गया, दीज आर द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। दीज आर द वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट मीटर, ये इंडिकेट कर देते हैं डायरेक्टली, इनको कनेक्ट करते हैं सीरीज पैरेलल में और हमें वैल्यू इंडिकेट कर देते हैं इंस्टेंटेनियसली, हाथों हाथ। इंटीग्रेटिंग में क्या होता है? जैसे एनर्जी मीटर हो गया जिसको वाट आवर मीटर बोलते हैं, एम्पियर आवर मीटर, जैसे हमारे पास जो है बैटरी के केस में देखते हैं तो वहां पर एम्पियर आवर मीटर यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास घरों में कनेक्शन में जो है EWH मीटर, वाट आवर मीटर, एनर्जी मीटर, कई नाम से बोलते हैं। तो जैसे जैसे टाइम जाता है उसके हिसाब से रीडिंग को जो है इकट्ठा करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और बाद में शो करते हैं, इंटीग्रेटिंग। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होंगे, रिकॉर्डर्स होंगे हमारे पास, वेरियस टाइप के XY टाइप रिकॉर्डर होंगे, ग्राफिक रिकॉर्डर होते हैं, वो वैल्यू कैसे टाइम के साथ चेंज होती है, जैसे CRO, तो CRO में शो करता है कि वैल्यू टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, नल डिफ्लेक्शन में केवल बैलेंस कंडीशन पे हमें रहता है, और अगर कोई अनबैलेंस कंडीशन आती है तो ये पॉइंटर जो है इधर उधर मूव होता है। ठीक है, नल डिफ्लेक्शन में ऐसा होता है। एनालॉग डिजिटल के बारे में आप सभी जानते हैं। एब्सोल्यूट क्या होता है? एब्सोल्यूट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एब्सोल्यूट में क्या होता है? कोई भी वैल्यू हम जो मेजर करते हैं वो किसी कांस्टेंट की, जो मीटर है उसका खुद का जो कांस्टेंट है उसके टर्म में मेजर करते हैं। जैसे करंट भी मेजर की तो उसकी टर्म में मेजर करेंगे। यहाँ पे सेकेंडरी में क्या होता है? स्केल होती है, कैलिब्रेटेड स्केल होती है, स्केल कैलिब्रेटेड होती है, डायरेक्टली वैल्यू जो है मेजर की जाती है। ठीक है, किसी कांस्टेंट की टर्म में मेजर नहीं करते। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स जिनके बारे में आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज।
A device which prevents the oscillation of the moving system and enables the latter to reach final position quickly। इसका मतलब क्या है? जैसे पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं एग्जांपल के लिए, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट्स हम एग्जांपल में ले लेते हैं, पीएमएमसी टाइप, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, ठीक है। जब हमारे पास क्या होता है, जैसे ये वायर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ये मैग्नेट है, ठीक है, और यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, तो करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंटर लगा होता है, तो पॉइंटर लगा होता है, वहां पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है। सबसे पहले करंट फ्लो करवाते हो ना, तो कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस होता है? डिफ्लेक्टिंग। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मतलब डिफ्लेक्शन होगा, किसका होगा? पॉइंटर का मूवमेंट होगा। उसका जो फॉर्मूला होता है टी डी इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जी आई। जी इज द कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं जिसको हमारे पास। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बढ़ेगा, बहुत सीधी सी बात है। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, सीधी सी बात है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्केल है हमारे पास, 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, एंड इस तरह से हमारे पास 6 एम्पियर, ऐसा लीनियर स्केल होती है, यूनिफॉर्म स्केल होती है इन केस ऑफ पीएमएमसी। दूसरा होता है कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क जो इसको फाइनल पोजीशन पे लाने के लिए, जैसे मान लीजिए 3 एम्पियर की करंट हमने फ्लो करवाई, तो जैसे ये 3 एम्पियर पे पहुंचना चाहिए, वहां पे जाके स्टॉप हो जाना चाहिए, फाइनल पोजीशन शो करना चाहिए, है ना, आगे नहीं जाना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। तो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है उसके लिए, कंट्रोलिंग टॉर्क होता है के थीटा, के इज द कांस्टेंट, थीटा इज द डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। तो फाइनल एंगल क्या है हमारे पास? 3 एम्पियर पे फाइनल एंगल आएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास क्या होता है, जब कोई भी पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है और वो 3 एम्पियर वाले एंगल से ज़्यादा चला जाता है, फाइनल एंगल से ज़्यादा जाता है, थीटा ग्रेटर देन थीटा एफ हो जाता है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क जो है वो बढ़ जाता है। थीटा ग्रेटर देन थीटा एफ होगा, फाइनल एंगल से ज़्यादा होगा, तो कंट्रोलिंग टॉर्क बढ़ेगा। कंट्रोलिंग टॉर्क बढ़ेगा तो पॉइंटर वापस आएगा, कंट्रोल कंट्रोल करेगा ना, पॉइंटर वापस आएगा, ये पॉइंटर जो है वापस इस तरफ आएगा। अब जब पॉइंटर वापस आएगा तो फाइनल एंगल से कम हो जाएगा, तो फाइनल एंगल थीटा लेस देन थीटा एफ हो जाएगा, तो थीटा घटेगा तो कंट्रोलिंग टॉर्क घटेगा। कंट्रोलिंग टॉर्क घटेगा तो वापस जो है पॉइंटर आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। कुल मिला के बैलेंस कंडीशन पे होता क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल होते हैं, तब जाके बैलेंस कंडीशन होती है। लेकिन ये जो है जब आगे चला जाता है तो कंट्रोलिंग टॉर्क जो है बढ़ जाता है, फिर ये वापस आता है, फिर पीछे चला जाता है 3 एम्पियर से एंगल से, फाइनल एंगल से, तो फिर जो है इसका कंट्रोलिंग टॉर्क घट जाता है और डिफ्लेक्शन एंगल बढ़ जाता है। तो ये इसका डिफ्लेक्शन होता रहता है फाइनल पोजीशन के अराउंड। इस ऑसिलेशन को, जो पॉइंटर जो है फाइनल पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट होता रहता है, उसको हमें क्या करना पड़ता है? डैम्प आउट करना पड़ता है, उसको रोकना पड़ता है। उसके लिए एक तीसरा टॉर्क होता है जिसको डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग भी यूज करते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग भी यूज करते हैं, वेरियस टाइप की डैम्पिंग यूज करते हैं, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग कहाँ यूज करते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग कहाँ यूज करते हैं। ये आपका एक टास्क रहेगा, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है क्या बोला गया, ये डिवाइस प्रिवेंट्स द ऑसिलेशन ऑफ मूविंग सिस्टम, ऑसिलेशन को रोकने के लिए डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सी विल बी द राइट। एन अमीटर इज विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट? अभी हमने बताया था अमीटर जो है सिंपली सेकेंडरी टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, उसमें भी अगर आप देखोगे तो इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट, डायरेक्ट वैल्यू इंडिकेट करता है, ठीक है। बी विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरली प्रोसेस वेरिएबल? प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में 4 प्रोसेस वेरिएबल होते हैं, हमने आपको बताया था। फ्लो होता है, प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, और क्या होता है? फोर्थ लेवल होता है। रेजिस्टेंस इज द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, इट इज नॉट द प्रोसेस पैरामीटर, ये कोई प्रोसेस पैरामीटर नहीं। हमें यही पूछा गया कि कौन सा प्रोसेस पैरामीटर नहीं है, रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस ऑटोमेशन सिस्टम? कोई भी प्रोसेस हो रही है उसका ऑटोमेशन कैसे? ऑटोमेशन तो हमारे पास कंट्रोल सिस्टम से होगा,
कैसा कैसा कंट्रोल सिस्टम? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम यूज करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, जैसे कोई भी फील्ड है, तो फील्ड में मोटर्स लगी हुई है, बॉयलर्स लगे हुए हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए बॉयलर लगा, तो बॉयलर में आपको क्या क्या मेजर करना होगा? बॉयलर में टेम्परेचर मेजर करना होगा, प्रेशर मेजर करना होगा जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही है। ये दो तो मेन चीजें हैं ही, मेजर करनी होगी। और भी कई पैरामीटर हो सकते हैं, टेम्परेचर मेजर करो, प्रेशर मेजर करो, तो इसके लिए सेंसर लगाने होंगे। सेंसर, टेम्परेचर के लिए आप क्या लगाओगे? आरटीडी यूज कर लोगे। उसी तरह प्रेशर के लिए भी जो भी रिक्वायर्ड है, रेंज है, उसके अकॉर्डिंग प्रेशर के लिए आप सेंसर यूज कर लो। सेंसर यूज करते हैं, सेंसर को ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। तो पहली स्टेज क्या होगी? फील्ड पे हम जो है कुछ चीजें जो प्रोसेस वेरिएबल है उनको मेजर करें। प्रोसेस वेरिएबल आर, हाँ, हमारे पास जो है टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, फ्लो हो गया, लेवल। देयर आर फोर प्रोसेस वेरिएबल। इनको जब हम मेजर करते हैं तो रियलिटी में आपने देखा होगा, कंट्रोल सिस्टम आपने पढ़ा है तो थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होगा। हम जो है रेफरेंस इनपुट लेते हैं। रेफरेंस इनपुट मतलब वैल्यू लेते हैं जो सेंसर से आपने सेंस। यहाँ पे एरर डिटेक्टर होता है। क्या होता है? एरर डिटेक्टर। यहाँ से आपके कोई आउटपुट सिग्नल आए जिसको हम प्रोसेस आउटपुट बोलते हैं। यहाँ पे देखो जरा प्लीज, कंट्रोल्ड आउटपुट नहीं बोली। कंट्रोल सिस्टम में हम कंट्रोल आउटपुट बोलते थे, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में हम जो भी फाइनल आउटपुट होता है उसको प्रोसेस आउटपुट बोलते हैं। दोनों एक ही बात है, बोलने का तरीका अलग है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास सेंसर है, प्रोसेस वेरिएबल उसको सेंस करेगा, यहाँ पर देगा, और अकॉर्डिंग टू सेट वैल्यू, अगर सेट वैल्यू और आउटपुट वैल्यू में डिफरेंस रहेगा तो एरर सिग्नल जनरेट। क्या जनरेट होगा? एरर सिग्नल जनरेट। ये एरर सिग्नल कहाँ जाएगा? ये एरर सिग्नल जाएगा कंट्रोलर। कंट्रोलर में क्या होता है? आप सभी ध्यान से समझना। कंट्रोलर में आपके पास जो है पीएलसी बेस्ड कंट्रोलर हो सकते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ठीक है। उसके बाद आपके पास पीआईडी कंट्रोलर हो सकते हैं, है ना। हमारे पास केवल इसी पे सीमित मत रहो कि पीआईडी कंट्रोलर होता है, पीएलसी कंट्रोलर भी होता है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर ये भी होते हैं। ये कंट्रोलर क्या करते हैं? एक्चुएटिंग सिग्नल देते हैं। क्या देते हैं? एक्चुएटिंग सिग्नल आउटपुट देते हैं। एक्चुअली एक्चुएटिंग सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, लेकिन हमें तो क्या करना है? प्रोसेस के फाइनल आउटपुट को एडजस्ट करना है। फाइनल आउटपुट को क्या एडजस्ट करना है? प्रेशर को घटाना बढ़ाना है, लेवल को घटाना बढ़ाना है, टेम्परेचर को घटाना बढ़ाना है, फ्लो को घटाना बढ़ाना है, किसको कंट्रोल करना है? तो एक्चुएटर किसको, एक्चुएटिंग सिग्नल किसको अप्लाई करेगा? एक्चुएटर। ये एक्चुएटर क्या करता है? रियलिटी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल सिग्नल में चेंज करता है। उसके अकॉर्डिंग फिर डिसीजन होता है। फिजिकल सिग्नल के अकॉर्डिंग लेवल घटता बढ़ता है, टेम्परेचर घटता बढ़ता है, फिर उसके वो प्लांट में जाता है और प्लांट में प्रक्रिया करके वापस फीडबैक में आता है। इस तरह से हमें चलता रहता है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये जो इस तरीके से हमारे पास ये चलता है। ये फाइनल आउटपुट हमारे पास यहाँ मिलता है, ठीक है। अगर फाइनल आउटपुट या प्रोसेस आउटपुट हमारे पास रेफरेंस इनपुट के बराबर है, सेट इनपुट के बराबर है, तो एरर नहीं आएगी। कंट्रोलर काम नहीं करेगा, फिर एक्चुएटर भी काम नहीं करेगा। अब एक्चुएटर होता है क्या है? जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल सिग्नल में चेंज करते हैं। लाइक मोटर है, तो मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल सिग्नल में चेंज करती है ना, मूवमेंट होता है। या वॉल हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक मोटर हो गई, दीज आर द एक्चुएटर्स। देखो ध्यान से सुनो, इट कवर्स ए लॉट ऑफ concepts फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट, सेंसर्स भी होते हैं, कंट्रोलर्स भी होते हैं, एक्चुएटर्स भी होते हैं, दीज ऑल ऑफ द अबव, डी विल बी द राइट। देखो ये सेंसर्स है एग्जांपल के लिए, अभी यहाँ पर पीडीएफ आप पढ़ोगे तो बहुत डिटेल से दिया हुआ है, ठीक है। ये कंट्रोलर्स है हमारे पास। कंट्रोलर में डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोलर सिस्टम है, पीआईडी कंट्रोलर है, पीएलसी है, जहाँ पे इस तरीके से ये जो है कंट्रोल रूम में लोग बैठे हैं और प्रोसेस देख रहे हैं। बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, वहाँ पर देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये एक्चुएटर्स है, एक्चुएटर्स ये कंट्रोल वाल्व वगैरह रहते हैं। तो ये एक्चुएटर्स है, यहाँ के इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, उसके अकॉर्डिंग वाल्व खुलते बंद होते हैं, है ना। कितना ओपन करना है उसके अकॉर्डिंग प्रेशर एडजस्ट होता है। उसी तरीके से ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ह्यूमन यहाँ से जो है सिग्नल देते हैं, मशीन जो है उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट करती है, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्चुअली एक कम्युनिकेशन सिस्टम या मोड बस भी होता है। अब यहाँ से सेंसर जो है सेंस करेगा, सेंसर सेंस करके कंट्रोलर को अगर सिग्नल देता है तो
हमारे पास बीच में सिग्नल किसकी तरह मदद से दिया जाएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, उसको हम मोड बस बोलते हैं। तो मोड बस इज द कम्युनिकेशन मीडियम टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द सेंसर। सेंसर से हम कलेक्ट करते हैं और कंट्रोलर को देते हैं। ठीक है, ऐसा हम करते हैं। ठीक है, हाँ, इस तरह का क्वेश्चन भी आ गया, देखो जरा प्लीज, ये क्वेश्चन भी मोड बस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन पीएलसी एंड फील्ड डिवाइसेस। फील्ड डिवाइसेस क्या, सेंसर्स, पीएलसी क्या, कंट्रोलर्स, यही राइट आंसर। ठीक है, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। इट इज द बेसिक जीके क्वेश्चन, आप खुद जानते होंगे, इसको मैं फटाफट कवर। चंबल, केन, बेतवार मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर। तो आपको जो है रिवर के बारे में बेसिक, देखो इतना जीके टफ नहीं पूछा है, बहुत इजी जीके पूछा है। स्टैटिक जीके जो होता है वो, आपको स्टैटिक जीके आना चाहिए एसएमसी के लिए, इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं, ऊपर ऊपर का जीके देखिएगा। ठीक है, चंबल, केन, बेतवा, दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। किसकी होती है, यमुना रिवर की, आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वैसे भी अगर आपको रिवर का मैप याद होगा ना, तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी साउथ में चलती है, चंबल, केन, बेतवा नॉर्थ में चलती है। ठीक है, तो नॉर्थ में हमारे पास यमुना ही है ना, उसकी ट्रिब्यूटरी होगी, बहुत सीधी सी बात है, कॉमन सेंस में। द नारी शक्ति, द नारी शक्ति वंदन अभियान मैंडेट्स ए रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द लोकसभा। लोकसभा में जो वुमेन को प्रमोट करने के लिए हमारे पास 33% रिजर्वेशन जो है नारी शक्ति के लिए रखा गया है। और हमारे पास ये पॉलिटी और करंट अफेयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये अभी अभी पेपर हुआ है, 2026 के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, करंट अफेयर में भी आप पढ़ो ना, तो 1-2 महीने का पहले का ही पढ़ना है, ज्यादा पुराना नहीं पढ़ना, 1-2 महीने, 3 महीने अधिकतम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑफिशियल मस्कट्स फॉर द इंडिया फर्स्ट डिजिटल सेंसस 2027। इसके लिए हमारे पास प्रगति एंड विकास, ये दो ऑफिशियल मस्कट्स, मस्कट्स मतलब एक चिन्ह, एक तरीके के, जो हमारे पास एक्चुअली एक का नाम विकास है, एक का नाम प्रगति है, तो ऐसा क्यों रखा गया, ऐसा इसलिए रखा गया ताकि एक फीमेल मस्कट हो हमारे पास, एक मेल मस्कट हो, और टुगेदर जो है इक्वल पार्टीशन, फीमेल और मेल जो है इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन करें, तो जेंडर इक्वलिटी के लिए ऐसा किया गया। ठीक है, हमारे पास प्रगति एंड विकास अलाइन विद द गवर्नमेंट विजन ऑफ ए विकसित भारत बाई 2047। ठीक है, ऐसा हमारे पास ये टास्क है। गुजरात के पास कितनी रिकॉग्नाइज्ड रामसर वेटलैंड साइट है। एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन क्यों बना, क्योंकि रिसेंटली एक नई रामसर वेटलैंड साइट जो है गुजरात में अनाउंस की गई, तो आपको पता होना चाहिए। एक तो हमारे पास जो है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी है, 2012 में थी। थोल बर्ड सेंचुरी 2021 में, वाधवाना वेटलैंड 2021 में, खिजड़िया बर्ड सेंचुरी 2021 में, और फिफ्थ वाली जो है चरी धान बर्ड सेंचुरी, तो ये हमारे पास 2026 में कच्छ रीजन में लोकेटेड है, और माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारे पास फिफ्थ वाली जो है चारीबान दान बर्ड सेंचुरी, ये जो हमारे पास 2026 में अनाउंस की गई। ठीक है, क्वाड, ये बेसिक से क्वेश्चन है जो आप डेली न्यूज में इधर उधर सुनते रहते हो। क्वाड इज ए डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। ये चार कंट्री के बीच में क्वाड बना है, डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप है, जो रशिया और चाइना को इनकाउंटर करने के लिए, मेजरली चाइना को इनकाउंटर करने के लिए। ठीक है, हालांकि इंडिया की पॉलिसी यही रहती है कि वो सबसे बना के रहता है, लेकिन कई एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर हमें दूसरे देशों का भी साथ चाहिए होता है, तो वो डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रिसेंटली रिसेंटली हमारे पास प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल इन मार्च 2026 कौन बने हैं, बालेंद्र शाह। केपी शर्मा ओली पहले थे, बालेंद्र शाह एक यूथ है, वहां पर जैन जी की एक मूवमेंट हुई थी, उसके बाद उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया, और उस लीड करने के बाद जो है इलेक्शन के बाद बालेंद्र शाह जो है वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने, एंड ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। जो अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो काफ़ी अच्छे अच्छे डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
द थीम ऑफ इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 was तमसो मा ज्योतिर्गमय, वसुदेव कुटुंबकम, अन्नो भद्रा कृताओ यंतु विश्वता, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। एक्चुअली एआई से हम कई सारे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो किसी को परेशान करने वाले भी हो सकते हैं, तो इसीलिए ऐसा थीम रखा गया जिसकी सभी का सुख हो, सभी का हित हो। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस फॉर द वन हॉर्न रेनोसियर्स, जो एक सिंग वाले जो रहते हैं ना, राइनो, वो कहाँ लोकेटेड होते हैं हमारे पास? उत्तराखंड में, नागालैंड में, असम में और वेस्ट बंगाल में। विच विल बी द राइट आंसर? आसाम में आपको देखने को मिलेंगे, कभी आसाम घूमने जाओगे तो वहां पर आपको ऐसे राइनोस देखने को मिलेंगे। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुजरात हैज टोटल राज्यसभा सीट्स, कितनी है गुजरात के पास राज्यसभा सीट? 11 राज्यसभा सीट्स आपको देखने को मिलती है गुजरात, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट रिसीव्ड द भारत रत्न एज ऑफ मार्च 2026? अप टू द मार्च 2026 अमर्त्य सेन को मिला हुआ है, एपीजे अब्दुल कलाम को मिला हुआ है, एम एस स्वामीनाथन को मिला हुआ है। रतन टाटा को हमारे पास ये सर्वोच्च सम्मान रहता है भारत रत्न, ये नहीं मिला हुआ है। ये मरणोपरांत भी दिया जाता है ना, डेथ के बाद भी दिया जाता है, तो इनको नहीं दिया हुआ है रतन टाटा को अभी तक, ठीक है। वी विल बी द राइट आंसर। Who among the following Gujarati was the part of drafting committee of the constitution? जब constitution फॉर्म कर रहे थे, उसको ड्राफ्ट करना हो प्रॉपरली उसको, तो उसके लिए गुजरात से ऐसे कौन से प्रतिनिधि थे जो इसका पार्ट थे? दैट वाज द कन्हैया लाल मुंशी। डी विल बी द राइट। रिसेंटली हमारे पास गुजरात से जिनको पद्मश्री के लिए अवार्डेड किया गया है साहित्य के काम में, लिटरेचर के लिए काफी फेमस है गुजरात साइड में, रतिलाल बोरीसागर। ए विल बी द राइट। जो लिटरेचर की रुचि रखते होंगे उनको पता होगा। रिसेंटली लॉन्च इंडिया फर्स्ट कोऑपरेटिव लेड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म, भारत रथ यात्रा, भारत राइड, भारत टैक्सी, भारत घूमो। भारत टैक्सी एक्चुअली ये ओला उबर उसका जो है एक तरह से अल्टरनेटिव है, जो आपको जो है रियलिटी में वेरियस जो काम करने वाले ड्राइवर्स हैं उन सबको जो है को ओनर बनाना, स्टेक होल्डर बनाना, उसकी दृष्टि से जो है यहाँ पर 5 फरवरी 2026 को ये लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय द महात्मा गांधी? महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी। हिंद स्वराज में हमारे पास जो है 1909 में लिखी, 1909 में लिखी, जिसमें स्वराज सेल्फ रूल के बारे में डिस्कस किया गया और मॉडर्न सिविलाइज की क्रिटिक्स के बारे में डिस्कस किया, सिविलाइजेशन की क्रिटिक्स के बारे में डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा प्लीज। दीज आर द जीके क्वेश्चन, इसमें इन डेप्थ समझाने वाला कुछ ऐसा है नहीं। ऐसा आप बोलोगे कहानी सुना दो तो सुना भी देंगे, लेकिन उसका मतलब नहीं। वी आर फ्रॉम द बेसिकली इलेक्ट्रिकल पार्ट, बट पेपर है तो हमें इसको कवर करना है। मेजर रीजन ऑफ द मॉडर्न डे स्टेट यूज टू नॉन एज कलिंगा ड्यूरिंग एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम में जो अशोक के बारे में सुना होगा आपने, कलिंग था। कलिंग उड़ीसा, उड़ीसा वाला पार्ट जो है वो कलिंग का पार्ट आज के टाइम में उड़ीसा जाना जाता है, पुराने टाइम में हमारे पास कलिंग जाना था। कंप्यूटर के क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक सिस्टमेटिक, इजी इजी, जो आप डे टू डे यूज करते हो वैसे क्वेश्चन पूछे। अगर मल्टीपल लैंग्वेज आपको शिफ्ट करनी हो आपके पीसी में, आप टाइप करते हो हिंदी, इंग्लिश, वेरियस, और एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हिंदी गुजराती में टाइप करना हो या इंग्लिश में टाइप करना हो तो अल्ट शिफ्ट दबा। बी विल बी द राइट आंसर। Which of the following is an example of system software? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, नेरो। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसे एप्लीकेशन इसको यूज करते हो। लाइनस लाइनस या मैक ओएस या विंडोज, ये आपके पास जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच की विच की इज यूज टू डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ कर्सर? आपने कुछ लिख दिया बैक
डिलीट है ना, बैक स्पेस दबाओगे ई तो आपका ई डिलीट हो जाएगा, तो बैक स्पेस दबाना है, बहुत सीधी सी बात। Which of the following networks generally connects multiple ये कंप्यूटर विद इन ए लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया? वो छोटा सा एरिया है, लोकल एरिया है, ऑफिस और बिल्डिंग, लोकल एरिया नेटवर्क। ये वाइड एरिया नेटवर्क है। ये हमारे पास जो है उससे छोटा पेन पेन बेसिस पे, आप बोलते हो ना ऑल इंडिया पेन बेसिस पे, ये मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क होता है। तो लोकल एरिया के लिए हम जो है लैन का यूज करते हैं, सी विल बी द राइट। ठीक है। पेन का पेन इंडिया बेसिस पे नहीं है, ये पर्सनल डिवाइस है, मतलब खुद यूज करते हो। ठीक है। ASCII, American Standard Code for Information Interchange, is primarily used for which of the following purpose in computing? क्यों यूज करते हैं? एक्चुअली ASCII कोड होते हैं हमारे पास, ABCD के बाद जैसे नंबर आते हैं, नंबर्स को भी अल्फाबेट की फॉर्म में, या फिर ABCD को जो है अल्फाबेट की फॉर्म में शो करना हो, तो हम जो है कैरेक्टर को कंप्यूटर में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। कंप्यूटर तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 1010, तो हमारे पास वेरियस है, ये आर है, आर को कैसे समझेगा? तो आर को भी आप जो है किसी, आपको किसी 1010 को फॉर्म में शो करना होगा, तो दैट इज द आस्की, डी विल बी द राइट। एफटीपी, एफटीपी इज द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जो भी फाइल हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, किसी नेटवर्क से डाउनलोड करते हैं, उसका ट्रांसफर का प्रोटोकॉल होता है कि कैसे होगी, किस तरीके से होगी, तो उसके सारे प्रोटोकॉल इसमें रहते हैं। ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स और ए नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। विच ऑफ द व्हेन ए न्यू हार्डवेयर डिवाइस इज कनेक्टेड टू कंप्यूटर, कोई नई हार्डवेयर डिवाइस आती है, विच सॉफ्टवेयर इनेबल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद दैट डिवाइस? पेन ड्राइव कनेक्ट कर दिया, कुछ भी कनेक्ट कर दिया, तो डिवाइस का ड्राइवर होता है वो ये सब जिम्मेदारी लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कनेक्ट करता है या इनेबल करता है कम्युनिकेट विद दैट डिवाइस। विच ब्राउजर फीचर्स, ब्राउजर का कौन सा फीचर होता है जो अलाउ करता है ब्राउज द इंटरनेट विदाउट स्टोरिंग ब्राउजिंग हिस्ट्री? आप अपने जो हिस्ट्री को, आप कुछ सर्च कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि वो आपकी मेल आईडी से लिंक रहे, कुछ रहे, या फिर आपको फ्यूचर सजेशन में शो करें, तो हम फ्राइड और इनकॉग्निटो मोड यूज करते हैं। ये एक्चुअली सभी को मालूम होना चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए। Which of the following command can be typed in the run dialog box to open the control panel in Windows? हम जनरली विंडोज आर दबाते हैं, विंडोज प्लस आर दबाते हैं, और फिर उस वहां पे रन फॉर्मेट आ जाता है, रन डायलॉग बॉक्स आ जाता है, उसमें कंट्रोल टाइप करोगे तो कंट्रोल पैनल आ जाएगा, उसमें प्लस टेम्प इस तरह से, परसेंटेज टेम्प इस तरह से आप टाइप करोगे तो टेम्परेरी फाइल आ जाएगी। टेम्परेरी फाइल को डिलीट करते रहना होता है फॉर द गुड स्पीड ऑफ द योर कंप्यूटर पार्ट, लैपटॉप पार्ट। तो ये रहता है हमारे पास, कंट्रोल टाइप करिए, बहुत सीधी सी बात। Which keyboard shortcut is commonly used to permanently delete a file in the Windows? भविष्य में कभी नहीं आई। एक तो आप जो है सीधा डिलीट करते हो तो वो रिसाइकल बिन में जाती है, शिफ्ट डिलीट कर दिया तो वो रिसाइकल बिन को भी छोड़ के सीधा हट जाएगी। ठीक है। हाँ, अब बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं सूरत के बारे में। सूरत एसएमसी का एग्जाम है, तो सूरत से रिलेटेड, आप सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप काम करेंगे, तो सूरत के बारे में बेसिक कुछ जानकारी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आंसर दिए हुए हैं, आप इन सबको देखिएगा। ठीक है। हमारे पास सूरत की लोकेशन कहाँ है, सूरत में हमारे पास कितने विलेज को मर्ज किया गया, किस ईयर में किया गया, सूरत की हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, ये सारा डिटेल से आंसर। डच जो है वो सूरत में कब, कौन से ईयर में आए थे, उसके बारे में क्वेश्चन है। नेक्स्ट जीपीएमसी एक्ट, सूरत में हमारे पास जीएमपीसी, जीपीएमसी एक्ट होना चाहिए, जीएमपीसी, जीपीएमसी एक्ट है, गुजरात प्रोविंशियल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, ये कब आया? 1949 में। जीपीएमसी एक्ट के बारे में जो ये सारे पॉइंट्स है, ये टेबल है, उसमें जो सेक्शन है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे गए, 3-4 क्वेश्चन पूछे गए, आप सभी ध्यान रखना। ठीक है। ये हमारे पास बेसिक थियोरटिकल पार्ट है। जीपीएमसी में काउंसलर क्या होता है, रूल सेक्शंस क्या होते हैं, अपॉइंटमेंट एडमिनिस्ट्रेटर का कैसे रहता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। स्टैंडिंग कमेटी, उसमें कितने मेंबर होते हैं? 12 मेंबर होते हैं। सो ये 4-5 क्वेश्चन जो है जीपीएमसी एक्ट से रिलेटेड है, 5 क्वेश्चन दे रहा है।
सूरत की हिस्ट्री और प्रेजेंट जो नए करंट अफेयर से पॉइंट्स है उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस है। 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर से रिलेटेड है आपके पास। बाकी जीके से रिलेटेड, स्टैटिक जीके से रिलेटेड इजी क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन। सो इट इज़ द एंड ऑफ दिस पेपर सॉल्यूशन। इसका पीडीएफ जो है आपके कोर्स में अपलोड कर देंगे, वहाँ से देखिएगा और ढंग से पढ़ सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच। और कोई भी हेल्प चाहिए सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए या फिर पर्सनल आपको गाइडेंस चाहिए तो आप जो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9602228701। इस नंबर पे व्हाट्सअप करिएगा तो आपको जैसे ही हम फ्री होंगे आपको आंसर दे देंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।